नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला है क्या। पहला क्वेश्चन क्या होता है, वर्णमाला है क्या। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित पे ध्यान दीजिए, यानी ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लिया, व्यवस्थित क्रम है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित क्रम बोला तो वर्ण क्या है, वर्ण या फिर उसी को हम अक्षर बोलते हैं। वर्ण और अक्षर क्या है, जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी कि सबसे छोटा क्या कहते हैं यूनिट बोले हम उसको, वो क्या है, वर्ण है, या उसे ही हम अक्षर बोलते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते और ज़्यादा। समझ में आ गया कि नहीं। वर्ण क्या है, सबसे छोटा जो क्या कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी, यहाँ पर एक वर्ड मिस हुआ है, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ड है। अभी हमने जाना ही था कि वर्ड क्या है कि जिसको तोड़ा ना जा सके, जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ड है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक क्या होता है, सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक इकाई क्या है, शब्द है, यानी किसी का अर्थ निकले। अब जैसे मैंने का लिख दिया, तो का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे मैं यहीं पर लिख दूँ कलम, तो कलम का तो अर्थ हम जानते हैं, कलम का तो अर्थ निकलता है ना। तो ये सार्थक, यानी इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं पूरे का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक सार्थक इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगली हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अभी तो हमने कौन सी देखी थी, सबसे छोटी लिखित इकाई देखी थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मौखिक इकाई की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, ध्वनि होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये था हमारा वर्णमाला से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो वर्ड होते हैं, अब थोड़ा सा वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बताऊं, जो वर्ड है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम वन बाई वन करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। तो स्वर क्या होते हैं, जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए। ठीक है, जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यानी जिन्हें बोलने में किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, और बिल्कुल हम फ्रिक्वेंटली उन्हें हम बोल सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई ओ री होता है इसमें, ये ऋषि वाला री, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो टोटल कितने स्वर हो गए, तो 2 4 6 8 10 11, टोटल कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक है, दो इसमें होते हैं अयोग वाह, अयोग वाह, अंग। ठीक है, ये क्या होते हैं, अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह वो होता है जो शब्द ना तो स्वर में आए और ना ही व्यंजन में आए, उसे हम किसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अभी जो अंग होती है ना, उसको अनुस्वार बोलते हैं, और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, गय को। ठीक है, अंग क्या होती है, अनुस्वार होती है, और गय क्या होती है, विसर्ग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लिखने के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11, जैसा हमने काउंट किया अभी यहाँ पर। तो लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जबकि बोलने के आधार पर, ये ध्यान रखना, लिखने और बोलने के आधार पर, लिखने और के आधार पर 11 होते हैं, और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। अब इसमें से क्या चला गया, इसमें से ये री चला गया। बोलने के आधार पर री नहीं बोला जाएगा, इसलिए कितने हो जाती है स्वरों की संख्या, 10 रह जाती है बोलने के आधार पर। एक और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो री है ना, इसको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर बोला जाता है री को। ठीक है, चलिए, और भी स्वरों के प्रकार हैं, उनको हम देख लेते हैं।
सबसे पहला देखा जाए तो ये मात्रा की दृष्टि से देखते हैं स्वर। तो मात्रा की दृष्टि से बेटा स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुप्त स्वर्ग। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? बोलने में कम समय लगे, जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगे। अ, ई, उ, री, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे वो कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे बोलने में, ह्रस्व स्वर से दोगुना स्वर लगे। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर से जिनमें 3 गुना समय लगे बोलने में, यानी कि जिसको खींच कर बोला जाए, ये बहुत जरूरी है। यानी किसको खींच कर बोला जाए? जैसे बोलते हैं ओम, तो इसमें क्या है? खींच के बोलना। अभी इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं उनको, ठीक है। जैसे बोले हम राम, तो इसमें हम खींचने को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, राम। तो ये क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया, जिसमें ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। ठीक है। इसके बाद में एक संयुक्त स्वर और होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त स्वर हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखो, ए जो ए है, ए है जो ए आई, तो ए है ना, वो किस किस से मिलता है? आ और छोटी ई से मिलकर के बनता है ए। आई है वो किससे मिलता है? और छोटा आ छोटी ए से मिलकर के बनता है। ठीक है। ऐसे ही तो ये कितने? 4 संयुक्त स्वर होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है। एक और होता है यहाँ पर आगत स्वर। आगत से ही मतलब क्या है? कहीं से आया हुआ। आगत का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, कहीं से आया हुआ। जैसे कि अ जो ऊपर देखा होगा, अंग्रेजी से आया हुआ है ये। जैसे देखा होगा डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर में ऊपर जे लगा रहता है ना, अ, तो ये कौन सा स्वर है? इसे हम आगत स्वर बोलते हैं। तो ये स्वरों के प्रकार हमने किसके बेस पे देखे थे? मात्रा की दृष्टि से। दूसरे होते हैं जो स्वरों के प्रकार, वो है जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। ये अभी 3 प्रकार के थे आगे वाले, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। अब जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो ये होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाए उन्हें हम अग्र स्वर बोलेंगे, इ, ई, ऐ। ठीक है, ये 4 स्वर होते हैं कौन से? अग्र स्वर। मध्य स्वर, जिनका उच्चारण में जीव का मध्य भाग आए, जैसे कि अ में देखिए मध्य भाग आता है, तो ये क्या है? मध्य स्वर है। और पश्च स्वर क्या है? कि जिनके उच्चारण में जीव का पश्च भाग आता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आ, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं हमारे जीवा के आधार पर। अब इनका एक और है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक। संवृत्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। जैसे बोल के देखिए ए, ई, उ, ऊ, तो इनका जो उच्चारण है ना, इसमें लग रहा है कि मुंह खुला ही नहीं है। बोल के देखो ना, ए, ई, उ, दोनों में कैसा है? ऐसा लग रहा है मुंह बंद है। अर्ध संवृत्त में क्या होगा? मुंह आधा बंद होगा। इस पर ध्यान दीजिए, अर्ध संवृत्त और अर्ध विवृत, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसमें कह रहा है मुंह आधा बंद हो, इसमें आधा मुंह खुला हो। बात तो वही रही नहीं। इसमें मुंह आधा बंद होगा, जैसे कि ओ, ए। ठीक है, ओ, ए, आधा मुंह इसमें बंद है। अब विवृत स्वर क्या होंगे? मुंह पूरा खुला हो, जैसे आ, बोलने से पता चल जाएगा आ, तो मतलब मुंह पूरा खुला हुआ है, तो ये कैसा है? विवृत स्वर है। और अर्ध विवृत क्या होगा? जिसमें मुंह आधा खुला हो, जैसे अ, औ, ए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो ये क्या है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है। एक और होता है इसमें ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ क्या होता है, होठ। ओष्ठाकृति यानी कि होठों की आकृति के आधार पर ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या है कि जब भी क्या कहते हैं, जिन वर्णों को हम बोलेंगे, उस जिन स्वरों को हम बोलेंगे तो बोलते समय मुख वृत्त की तरह बन जाए, एकदम से जो ओठ है, सॉरी मुख नहीं, ओठ है ना, वो कैसे बन जाए, एक वृत्त की तरह, एक सर्कल की तरह बन जाए, तो वो कौन से स्वर कहलाएंगे, वृत्तमुखी कहलाएंगे। ठीक है, यानी उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाए, यानी कि गोल बन जाए, जैसे कि ओ ऊ ओ औ। देखिए इनको बोल के देखिए, ओ ऊ ओ औ, तो एक वृत्ताकार होठ हमारे बन रहे होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। आवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ आ ई ऐ। देखिए इसमें कहीं भी होठ जो है कि वृत्ताकार नहीं हुए होंगे, तो ये होते हैं आवृत्तमुखी। एक और होता है इनका 5वें नंबर का है, जो जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति में क्या आता है, सजाति विजाति, 2 तरीके से इसको डिनोट किया गया है। सजाति क्या है, जब एक ही उच्चारण वाले स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे कि जो हमारा आ बनता है ना, बड़ा आ, तो वो छोटे 2 आ को मिलाने का, यानी कि समान शब्दों को मिलाने पर क्या बन रहा है, एक शब्द बन रहा है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सजाति। जैसे ही जो बड़ी बनती है वो किसना, छोटी को मिला करके वो बनता है वो इसना, तो ये तो हो गए हमारे सजाति। यानी जब एक ही उच्चारण वाले स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सजाति। जब 2 असमान उच्चारण वाले स्वर मिलते हैं, जैसे कि हमें ए बनाना है या आई बनाना है, तो आ और छोटी ई, देखिए ये असमान जाति के हैं कि नहीं है, ये आ है ये ई है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, तो जब स्वर का निर्माण होता है या उच्चारण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विजाति बोलते हैं। ये था स्वरों का वर्गीकरण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए यहाँ पर हमारा स्वर खत्म हो गए। स्वर को हमने देखा था मात्रा के आधार पर देखा, उसके बाद में हमने जीवा के आधार पर देखा, क्या कहते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर देखा, उसके बाद जाति के आधार पर देखा। ठीक है, ये सारे क्या थे, स्वरों के प्रकार थे। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। वर्ड को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया था ना, 2 प्रकार से, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वो तो थे स्वर। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। ये कितने होते हैं, ये 33 होते हैं, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने थे हमारे, बोल रहने के आधार पर 11 थे, बोलने के आधार पर 10 थे, और व्यंजन हमारे कितने हैं, 33 हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, और 2 हमने अयोग भाव पढ़े थे। ठीक है, तो टोटल यहाँ तक हमारे कितने हो गए अभी, है ना, तो ये हो गए हमारे 33, 44, तो 46 हो गए। लेकिन हमने टोटल वर्ड कितने होते हैं वर्णमाला में, 52 होते हैं। फिर अभी क्या कहते हैं, 6 बचे हुए हैं। 6 क्या होते हैं वो भी हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33 होते हैं। व्यंजन को कुछ हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, हम क्या कहते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। ठीक, ये वर्ग से डिसाइड किया गया है हमने, क्या कहते हैं, इसको डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, क ख ग घ ङ चा छ जा, तो ये क्या है ना, इसको हमने स्वरों को ऐसे, सॉरी व्यंजन को ऐसे हमने इसमें डिवाइड किया है। अब जो लास्ट वाली ये 5 है ना, ये वाले, ये लास्ट जो 5 दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नासिक्य वर्ग। इस वर्ग को क्या बोलते हैं हम, नासिक्य वर्ग बोलते हैं इस वाले को। ठीक है, चलो 1 बाई 1 करके हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें किसी चीज़ का संपर्क हो रहा हो, स्पर्श हो रहा हो, छू रही हो वो चीज़। तो इसकी जो परिभाषा है स्पर्श व्यंजन की, वो क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जीवा मुख के किसी अवयव को स्पर्श करे, यानी कि जीवा क्या होता है, जीव, यानी कि जिनके उच्चारण बोलते समय जीभ हमारी क्या करे, किसी भी अवयव को स्पर्श करे मुख के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। वो का से लेकर के कहाँ तक, माँ तक। ठीक है। इसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में हम बात करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग झटके से नीचे गिरता है, झटके से, जैसे अड़ा और ढ, अड़ा ढ बोल के देखिए, तो इसमें अगला भाग है ना जीभा का, वो एकदम झटके से नीचे आता है, उसमें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अगला हमने नासिक के वर्ग के बारे में भी जाना था। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक के द्वारा बाहर निकलती है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा, यानी नाक के द्वारा, जैसे बोल के देखो, रा, या, ड़ा, न, म, तो इसमें जो वायु है वो कहाँ से निकलती है, नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें हम नासिक के वर्ग बोलते हैं। ये सारे होते हैं नासिक के वर्ग के, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अगला हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब क्या होता है, अंतकरण, यानी कि जो अंदर से, अंतकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो अंतकरण से उच्चारित हो, जिसमें कौन कौन से आती है, 4 होते हैं, या, र, ला, व, या, र, ला, व। अब इसमें भी या और वा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर मतलब क्या है, जैसे कि हम देखा होगा महिलाएं लिखती हैं, महिलाएं, तो यहाँ पर देखिए या भी आ जाता है, और कभी कभार हम महिलाएं ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या है ना, ये स्वर की जगह पे भी काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। जैसे कौआ लिखते हैं, उसे को आ भी कहीं लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है। तो ये या और वाह है, इनको हम कौन सा स्वर बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। रा है ना, ये प्रकंपित या लुठित वर्ड है, यानी जब उसको बोलते हैं ना र, तो प्रकंपन उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इसे रा को क्या बोलते हैं, प्रकंपित या फिर लुठित वर्ड बोलते हैं इसको। अब ला है, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। अगला हम बात करते हैं ऊष्मी या फिर संघर्षी व्यंजन। दोनों एक ही नाम है, ऊष्मी या फिर संघर्षी, यानी कि जिनका उच्चारण करें तो गर्म वायु निकलती है, उसे हम ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा या फिर गर्म हवा निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन उसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, श, श, स, ह। ठीक है। ये 4 कौन से व्यंजन हैं, ऊष्मी व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों, मिलाकर बने हों, उन्हें हम कौन से बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या आता है, च्र, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है। ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कैसे बना होता है, स्र जो बना होता है वो आधा सा और रा को मिला करके बना होता है। जो छ होता है वो किससे बना होता है, आधा का और शा को बनाकर मिलकर बना होता है। त्र होता है वो आधा ता और रा को मिलाकर बना होता है। जो क्या होता है वो जा और या को मिलाकर के बना होता है। ठीक है। ये कैसे हैं, संयोग। संयुक्त का मतलब ही क्या है कि 2 के संयोग से बन रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अब ये तो थे व्यंजन। अब व्यंजन के प्राण वायु के आधार पर व्यंजन किस तरीके से हमने डिवाइड किए, तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, जिनको बोलने में कम प्राण वायु लगे। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, छोटा सा। ठीक। तो जिसको बोलने में कम प्राण वायु लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वायु बोलते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें सारे एक तो स्वर आ जाएंगे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप वाले जो व्यंजन थे, अभी हमने व्यंजन को एक ग्रुप में डिवाइड किया था ना ऊपर, तो फर्स्ट वाले में क्या आते हैं, क, च, ट, त, प।
ये सारे किस में आते हैं? फर्स्ट वाले में आते हैं। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ तो थर्ड वाले में आएंगे ग, ज, ड़, द और बा, ठीक है। और फिफ्थ वाले में कौन से आएंगे? अंगा, ला, न, म, ये सारे इसमें आएंगे। तो ये सब के सब, और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते थे यार अलावा, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राणवायु वाले में आते हैं। महाप्राण जिनको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, इसमें कौन कौन से आता है? एक तो सेकंड वर्ग आता है और एक फोर्थ वर्ग आता है। सेकंड वर्ग में ख, छ, ड़ ये सब थे, और फोर्थ वर्ग में घ, झ, ढ ये सारे थे, ठीक है। और ऊष्मी व्यंजन भी आते हैं। ऊष्मी व्यंजन कौन से थे? जिनमें से गर्म हवा निकले, इसमें थे स, स, ह, ठीक है। चलिए, अब है स्वर तंत्रियों के आधार पर। ये 2 तरीके के ये भी डिसाइड किया गया है, डिवाइड किए गए हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है संघोष, या फिर इसी को हम घोष भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन ना करें, उन्हें कौन से व्यंजन बोलते हैं? अघोष व्यंजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट सेकंड वर्ग आते हैं, और कौन से आते हैं? श, स और स, ठीक है। और संघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन करें। तो जो भी बचे बाकी के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्वर, हा, यारा, लावा, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? संघोष व्यंजन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बहुत जरूरी है। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ठीक है। कंठ मतलब कंठ से जो उच्चारित किए जाएं वो कौन कौन से हैं? एक तो का वर्ग आता है इसके अंदर, अ, आ, हा और विसर्ग में अंगा वाला, ठीक है। विसर्ग आता है, ये तो जानते ही हैं। अयोगवा जो था उसको, उसमें से विसर्ग आता है इसके अंदर, किसमें? कंठ वाले में। अब जो तालु से बोले जाए, तालव्य, ठीक है। तालव्य वाले में क्या आता है? चा वर्ग आता है एक तो, एक ई, या और श, ठीक है। मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य में कौन आता है? टा वर्ग आता है, री आती है, र आता है, श आता है। दंत्य जिसमें दांत का यूज किया जाए, त, ठीक है, मतलब दांत का भी यूज हो, ता वर्ग आता है इसके अंदर पूरा, और ला और सा भी आते हैं इसमें। ओष्ठ जिसमें ओठ का यूज हो, वो कौन सा होता है? पा वर्ग में आता है, वो ओ आता है। अब एक और आता है कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों का यूज हो, जैसे ए, ऐ, ठीक है। कंठ और तालु दोनों का यूज हो, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ का जिसमें यूज हो, ओ, औ, तो कंठ और ओष्ठ का दोनों का, ओठ का दोनों का यूज हो रहा है, तो ये कंठोष्ठ होंगे। और दंतोष्ठ जिसमें दांत और होठ दोनों का यूज हो रहा है, जैसे व, तो ये कैसा होगा? दंतोष्ठ होगा। ये था उच्चारण स्थान। समझ में आ गया कि नहीं? ये था हमारा हिंदी वर्णमाला। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है कि ये 3 नंबर क्वेश्चन है, वो तो मैंने एसएस लेके रखा था, तो यहाँ पर ये गलत मार्किंग हो रखी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से बोलने वाली मैंने अभी बताया था, कौन सा वर्ग आता है कंठ से बोलने वाले में? का वर्ग आता है। कंठ में कौन सा वर्ग आता है? का वर्ग आता है, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें देखिए का वर्ग क्या है? का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है? सेकंड नंबर में कहता है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? अच्छा, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन से होते थे? जिनको बोलने में नाक से स्वर आए। तो नासिक व्यंजन जो लास्ट वाला नासिक के वर्ग था, तो उसमें कौन कौन सा था? गा, जा, अड़ा, ना, मा, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सेकंड वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? सॉरी, ये तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जो अभी हमने किया था, नासिक व्यंजन वाला। चलिए, अगला क्या है? अगला है ए, ऐ वर्ड क्या कहलाती है? ए, ऐ हमने अभी देखा था,
ए ऐ वर्ड कौन से कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ठीक है, कौन से कहलाते हैं? ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ए ऐ कौन सा वर्ड, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ देखते ही उनको टिक करना है। हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें आपको मैं आशा करता हूँ कि आप 37 में से 37 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? अयोगवाह क्या होते थे? अयोगवाह जो कि ना कि व्यंजन में आए ना स्वर में आए, तो कौन कौन से होते थे? अंग्य होते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको बोलने में क्या आ रही है बाहर? ऊष्मा आ रही है, और ऊष्मी तो इसमें कोई ऊष्मी तो दिए नहीं है, लेकिन ऊष्माई वाले को क्या बोलते थे? संघर्षी बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्षी व्यंजन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सारे के सारे क्वेश्चंस आसान आएंगे हिंदी में, और आपको सबको सॉल्व करके भी आना है। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, ठीक है कि निहाई, ये गलत लिख गया है, संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा? संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कितनी होती है? वर्ड कितने होते हैं? 52 वर्ड्स होते हैं। ये तो हर किसी को पता है, वर्णमाला शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कितने टोटल वर्ड्स होते हैं? 52 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है ये, घा का उच्चारण स्थान। अब बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा था जिसमें का आता हो? अब का किस का वर्ग वाले में, अब का वर्ग किस में आता था? कंठस्थ, यानी जिसमें कंठ का यूज होता है, उसी में क्या आएगा? घा आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, ये था 7वां क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट था, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर फंस जाओगे आप इस क्वेश्चन में। कैसे? कुल स्वरों की संख्या बोलते हो, दोनों ही ऑप्शन है, 10 भी है 11 भी। हमने 11 भी पढ़े थे, हमने 10 भी पढ़े थे। लेकिन अगर वो बोलने के आधार पर लिखित मौखिक बोले, तब हम 10 पे जाएंगे, अदरवाइज कितनी है? 11। बात समझ में आए कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि कुल संख्या पूछे स्वरों की, और उसमें बोले ना कि लिखित या फिर मौखिक, तो हमें कितने पे जाना है? हमें हमेशा 11 पे टिक करके आना है। ठीक है, ये था हमारा वर्णमाला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आगे हम बात करेंगे सेकंड वाले में, उसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप जा करके क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।